हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके हिंदी का पेपर है कक्षा 7वीं का 10 अप्रैल को। तो उस पेपर में आपके हिंदी के पेपर में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जिनको आपको पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। तो उन प्रश्नों की सीरीज़ में आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो उसको हम देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको विज्ञान की वीडियोज़ डाल दिया है, तो उसको आप ज़रूर देखना, जो 8 अप्रैल का पेपर है। इसके बाद आपके 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और इसके बाद जितने भी आपके पेपर हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सारे पेपर मेरे चैनल पे मैं वीडियोज़ डाला हूँ जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ हैं। तो उन प्रश्नों में से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, जो 70 से 75% प्रश्न इस वीडियोज़ में से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखें और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं वो वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियोस मिल सके। और कोई भी ऐसी जानकारी आती है जो मैं वीडियोस में डालता हूँ, चैनल पे डालता हूँ, तो वो आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए। आइए देखते हैं आपका 10 अप्रैल को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें कैसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, वैकल्पिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि बुंदेली के पितृ पुरुष हैं, मतलब कौन है। तो इसके कौन है बच्चों, तो इसमें आपका भूषण सही आंसर हो जाएगा। सा नंबर का जो भूषण है ये बुंदेली के पितृ पुरुष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, राखी का मूल्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमने पढ़े थे कि राखी का मूल्य जो पाठ है वो क्या हुआ था, रानी कर्मवती जो थी, है ना, उन्होंने मेवाड़ के महाराजा को राखी भेजी थी कि अपनी राज्य की रक्षा के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछ रहे हैं। तो पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो आ जाएगा हमारा 2 नंबर का, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना, मतलब एक दूसरे की भावना को समझना और सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, तुलसीदास ने संत को खालिस्तान के समान कहा है, मतलब किसके समान कहा है। तो हमने पाठ में पढ़े हैं कि किसके समान कहा है, संत को हंस के समान कहा है ना। तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है, तो हंस के समान बताया है। अगला प्रश्न है, बालक कृष्ण को क्या अच्छा लगता था। तो हमने पाठ में पढ़े हैं कि उनको मक्खन अच्छा लगता था, है ना, दूध भी नहीं, दही भी नहीं और मठा भी नहीं, उनको क्या अच्छा लगता था, माखन अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 5वां है इसमें कि सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया। कौन सी उपाधि दिया था उन्हें, तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि सन 1954 में मिली थी। किसको, डॉक्टर रमन सिंह को भारत रत्न की उपाधि सन 1954 में दिया गया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि न्याय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा न्याय का अन्याय, न्याय का उल्टा अन्याय। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आएंगे, विलोम शब्द से प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप और भी शब्द हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है ना, आकाश है, तो इनके आप पर्यायवाची याद कर लीजिएगा और विलोम शब्द याद कर लीजिएगा। अब जैसे 7वां देखते हैं हम, अग्रवाल समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं। तो याद रखना 18 गोत्र इसमें प्रचलित हैं, हमने पढ़े हैं पाठ में। अगला प्रश्न है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उपरोक्त वाक्य किसने कहा है। तो ये वाक्य किसने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो आपका सही उत्तर भगवान श्री कृष्ण 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो हमने पढ़ा था मोर पहाड़ी नामक स्थान में हुआ था वीर छत्रसाल का जन्म। तो अ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा कि मोर पहाड़ी नामक टीकमगढ़ के, है ना, टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 10वां नंबर का प्रश्न है, नाबालिग शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपके प्रश्न बनेंगे, तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, उपसर्ग और प्रत्यय वाला। तो उपसर्ग और प्रत्यय से आप और भी शब्द बना, उपसर्ग मतलब ये होता है जो शब्द के पहले लगता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, नाबालिग, तो यहाँ क्या लिखा है, ना लगा है ना, तो ना क्या हो गया, यहाँ उपसर्ग हो गया। और मूल शब्द क्या हो गया हमारा, बालिग, है ना, बालिग हमारा मूल शब्द हो गया। तो ना धन बालिग, तो इसमें ना जो हो गया ये उपसर्ग हो गया। तो क्या आएगा हमारा आंसर, ब नंबर का जाएगा ना।
अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखना और इन प्रश्नों को परीक्षा के पहले आप ज़रूर से तैयार करके जाना। तो 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं बच्चों। 11वां नंबर में आपके प्रश्न दिया है कि मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। अगला प्रश्न है पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो हमने पाठ में पढ़े थे कि पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर है ना, सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि हैं, है ना। और यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है जैसे यहाँ पे हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। इस प्रकार से 13 नंबर का उत्तर हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर का प्रश्न है भरपूर वर्षा कब होती है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हमने पढ़े ना पाठ में, कि जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए तथा चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा की संभावना होती है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न पूछा है आपको, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें मैं जितने बता रहा हूँ इतने सारे प्रश्नों को आप परीक्षा के पहले एक बार ज़रूर से तैयार करें। ये प्रश्न आपसे बनने चाहिए, तो परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये प्रश्न जैसे आएंगे तो आपको वहाँ पे बन सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है उत्तर इसका कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चे में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बात करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि यशोदा ने कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया है, आंखों में काजल लगाकर भौहें बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। इस प्रकार वे कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी हैं। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी हैं। वे मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज्य की नींव का आधार हैं। वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते रहते हैं। लोहा लेना मतलब शत्रु से लड़ाई करना, सामना करना उनका। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का कि हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को लेकर भी आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी। डॉक्टर रमन जी जो थे उनकी क्या अभिलाषा थी। अभिलाषा मतलब इच्छा, उनकी क्या इच्छा थी। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुंह ना ताकना पड़े। मतलब कि हमारा जो देश है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें दूसरे देशों से सहायता ना लेना पड़े, ये उनकी इच्छा थी। प्रश्न नंबर 20 है आपका कि राजा और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि राजा और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ था कि राजा उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आखेटक भी कहता था कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह जो रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ था, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आपके 21 से 22 तक आ जाएंगे बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपको थोड़े बड़े उत्तर इनके लिखना है, जो आपके 4 प्रश्न होते हैं 21 से 24 तक। जैसे 21 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी से नेहरू जी की कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई है। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जो है जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है।
वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। इस प्रकार से उसकी भावनाएं लिपटी हुई है गंगा नदी के साथ। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले। अब क्यों? तो क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सकें। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी, है ना, मतलब लोकमान्य तिलक में। और वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदी गृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम श्रेणी में स्थान मिलने की सिफारिश की थी। इस प्रकार से हम 22 नंबर का आंसर लिखेंगे। 23 नंबर में पूछा है आपको, छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये भी आपका IMP प्रश्न है, पढ़कर जरूर जाइएगा। तो इसके उत्तर में लिखना कि छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की बीमारी की दशा सताए जा रही थी, मतलब उसकी माँ बीमार थी तो उसकी याद आ रही थी, इसलिए उसका खेल नहीं जमा। और क्या लिख सकते हैं कि साथ ही उसे माँ के कहे शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे, मतलब माँ ने उससे कुछ कहा था, वो उसको याद आ रहा था कि उसने क्या कहा था कि उस दिन जल्दी घर लौटकर आ जाए क्योंकि उनकी घड़ी समीप ही थी। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं हम प्रश्न नंबर 23 का। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है आपका, राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो इसका उत्तर लिखना कि पेशवा राघोवा के द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोवा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोवा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना न देखें, वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी। उसे पेशवा को मतलब पेशवा को नारी द्वारा हराए जाने का अवसर मिलेगा। यदि उसने विजय प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघोवा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गया। यानी अहिल्याबाई होलकर राज्य को अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से भयमुक्त कर लिया। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके हिंदी का पेपर जो आपका 10 अप्रैल को होने वाला है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पेपर के पहले आप ज़रूर से पढ़कर जाएं और ऐसे ही आपके सारे विषय की वीडियोज़ मैं इस पर डालूंगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।